क्या कभी ऐसा हुआ है कि परीक्षा हॉल में बैठे हो, सामने कंप्यूटर स्क्रीन हो और कोई सीधा साधा सा हिंदी व्याकरण का शब्द आ जाए। हाँ बिल्कुल, एक सीधा सा शब्द हो और दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ जाए। ऐसा अक्सर होता है। सोचने लगते हैं कि भाई ये कौन सा समास है। एकदम सही। तो आज के इस विशेष गहन अध्ययन में हम इसी डर को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कोई आम नीरस की बेहद ऊर्जावान और पूरी तरह से परीक्षा केंद्रित स्लाइड प्रेजेंटेशन पर, जो कि एक हाई रिटेंशन वीडियो का फील देती है। हाँ, और इसका मुख्य विषय है हिंदी व्याकरण का वो हिस्सा जो अक्सर सबसे ज्यादा नंबर कटवाता है, समास। समास से जुड़े सवाल हर परीक्षा में आते ही हैं। तो इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य उन सभी अध्ययनकर्ताओं की मदद करना है जो यूपीटीईटी, सुपर टीईटी और सीटीईटी जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मिशन वही है जो इस प्रेजेंटेशन का दावा है, एक ही क्लास में सब साफ करना। बिल्कुल, ऐसी जादुई ट्रिक्स को गहराई से समझना जिन्हें परीक्षा के भयंकर दबाव में भी कभी भुलाया ना जा सके, जो कि बहुत जरूरी है। तो चलिए इस हाई एनर्जी सेशन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, शुरुआत में ही कह दूं, इस बेहतरीन सामग्री और उनके इस अद्भुत प्रयास के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है। हाँ, उनकी मेहनत साफ दिखती है इसमें। और मेरा वादा है कि इस गहन अध्ययन के बाद समास के प्रश्नों में 100% अंक पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रेजेंटेशन की सबसे अच्छी बात ये है कि ये रटने पर नहीं बल्कि डिकोड करने पर जोर देती है। डिकोड करना मतलब तर्क को समझना। हाँ, समास जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण या शब्दों को छोटा करना, ये अक्सर छात्रों को इसलिए डराता है क्योंकि वो इसके पीछे के तर्क को नहीं पकड़ पाते, रटने की कोशिश करते हैं बस। वह को ये सामग्री बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से स्पष्ट करती है कि हर समास का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, एक गणितीय सूत्र की तरह। एकदम। जब वो सूत्र समझ में आ जाता है तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं बचती, और परीक्षाओं में जहां एक एक अंक से मेरिट बनती और बिगड़ती है, वहां ये स्पष्टता बहुत काम आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे खोलते हैं। वो पूरी तरह से नियॉन और डिजिटल ग्राफिक्स से सजी है। विजुअल्स काफी कैची हैं। बहुत कैची हैं। ये स्लाइड समास के 6 मुख्य भेदों को एक शानदार चक्र के रूप में पेश करती है। इसमें साफ दिख रहा है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। यहीं से पूरा रोड मैप मिल जाता है। इन 6 भेदों को एक साथ इस तरह चक्र में देखने का मतलब शायद ये है कि ये कोई बिखरा हुआ विषय नहीं है। नहीं, बल्कि ये पूरा सिस्टम है। ये चक्र दर्शाता है कि संपूर्ण समास का आधार इन्हीं 6 स्तंभों पर टिका है। और इसे क्रमबद्ध तरीके से समझना भी जरूरी है। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि हर भेद की अपनी एक अलग प्रधानता होती है। प्रधानता मतलब बॉस कौन है? हाँ, व्याकरण में प्रधान होने का मतलब है कि शब्द का कौन सा हिस्सा अपना सबसे ज्यादा जोर लगा रहा है। मतलब बॉस कौन है? सही कहा। किसी में पहला पद बॉस होता है, किसी में दूसरा, किसी में दोनों बराबरी पर होते हैं, और किसी में कोई बाहर का ही तीसरा अर्थ हावी हो जाता है। तो जब इस चक्र को एक एक करके खोला जाता है तो वास्तव में शब्दों के मनोविज्ञान को समझने की प्रक्रिया शुरू होती है। बिल्कुल, ये बॉस वाली बात बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इस चक्र के पहले पड़ाव पर चलते हैं, अव्ययी भाव समास। हाँ, पहली स्लाइड। इस स्लाइड में एक व्यक्ति ढाल या सुरक्षा कवच लिए खड़ा है। यहाँ नियम बताया गया है कि पहला पद प्रधान होता है और ये एक उपसर्ग यानी प्रीफिक्स के रूप में कार्य करता है, जो शब्द के आगे लगता है। हाँ, यहाँ कुछ जादुई कीवर्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत और हर। ये कीवर्ड्स बहुत काम के हैं। इसके उदाहरण बड़े शानदार हैं, जैसे प्रतिदिन यानी प्रति प्लस दिन, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, और आजीवन जिसका मतलब है जीवन भर। तो ये उपसर्ग का खेल आखिर कैसे काम करता है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि कैसे एक छोटा सा उपसर्ग पूरे शब्द की प्रकृति को पूरी तरह बदल देता है। मतलब उसका पूरा अर्थ ही घुमा देता है। हाँ, अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वो एक अव्यय होता है। अव्यय का मतलब है वो शब्द जो किसी भी लिंग, वचन या काल के प्रभाव से बदलता नहीं है। बहुत जिद्दी होता है, मतलब एकदम जिद्दी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये उपसर्ग मूल शब्द के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह काम करता है। सॉफ्टवेयर अपडेट, ये बढ़िया है। हाँ, जब यह अपडेट किसी संज्ञा के आगे लगता है तो वह उस पूरी संज्ञा का ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल देता है, उसे एक स्थिति या समय सीमा में बांध देता है। मतलब उपसर्ग लगते ही शब्द का पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। बिल्कुल। जैसे दिन एक साधारण शब्द है,
लेकिन जैसे ही उसके आगे प्रति उपसर्ग लगा वह प्रतिदिन बन गया। बिल्कुल सही। अब ये सिर्फ एक दिन नहीं रहा, ये एक चक्र बन गया, एक निरंतरता बन गई, हर रोज की बात हो गई। एकदम सटीक। इसी तरह शक्ति के आगे यथा लगने से यह स्पष्ट हो गया कि बात सिर्फ शक्ति की नहीं बल्कि उसकी सीमा की हो रही है। शक्ति के अनुसार। हाँ, ये उपसर्ग उस ढाल या सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो शब्द के मूल अर्थ को एक विशेष सांचे में ढाल देता है। तो परीक्षा में क्या ध्यान रखना है? परीक्षा में जब भी यथा, प्रति या आ जैसे शब्द शुरुआत में दिखें तो वह एक सीधा संकेत है कि यहाँ अव्ययी भाव मौजूद है। क्या बात है! सॉफ्टवेयर अपडेट वाला उदाहरण तो दिमाग में छप गया। अब आते हैं दूसरे भेद पर, जो कि है तत्पुरुष समास। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। हाँ, इस स्लाइड में एक जासूस एक बड़े से मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ खड़ा है। नियम कहता है यहाँ दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद बॉस है यहाँ। और विग्रह करने पर यानी शब्द को तोड़ने पर कारक चिन्ह निकलते हैं जिनका मूल शब्द में लोप होता है। मतलब वे गायब होते हैं। हाँ, गायब होते हैं। कारक चिन्ह जैसे का, की, को, से। उदाहरण दिया है गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, और धनहीन मतलब धन से हीन। तो क्या यहाँ शब्दों के बीच छिपे हुए सुरागों को ढूंढना है? इसे जासूसी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ वाकई कुछ छिपा हुआ है जिसे खोजना है। हिंदी भाषा की सुंदरता ये है कि जब इसे तेजी से बोला जाता है तो वाक्यों को जोड़ने वाले छोटे छोटे शब्द अक्सर छुप जाते हैं, और इन्हीं को कारक चिन्ह कहते हैं। बिल्कुल। तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद मुख्य होता है। जैसे गगनचुंबी में गगन यानी आसमान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना चूमने यानी चूमने वाला। आसमान को चूमने वाली इमारत। हाँ, जब इन शब्दों को जोड़ा जाता है तो बीच का को गायब हो जाता है। परीक्षा हॉल में असली चुनौती उस गायब हुए शब्द को सही सही पहचानने की होती है कि वही सही उत्तर तक पहुंचाता है। उपभेदों की एक पूरी विस्तृत स्लाइड दी है। चलिए इन 6 भेदों को डिकोड करते हैं। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। पहला है कर्म, जिसका चिन्ह है को, जैसे गगनचुंबी। दूसरा करण, जिसका चिन्ह है से या के द्वारा, जैसे तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत। तीसरा संप्रदान, जिसका चिन्ह है के लिए, जैसे रसोई घर यानी रसोई के लिए घर या गौशाला। चौथा है अपादान, जहां चिन्ह से है लेकिन अलग होने के अर्थ में, जैसे देश निकाला या धनहीन। हाँ। पांचवा संबंध, जहां का के की आता है, जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र या शिवालय। और छठा है अधिकरण, जिसका चिन्ह है में या पर, जैसे नगरवास मतलब नगर में वास या आप बीती, स्वयं पर बीती। बिल्कुल। यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन करण वाले से और अपादान वाले से के बीच होता है। दोनों में से है, तो परीक्षा में कैसे पता चलेगा कि कौन सा से है? यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं और परीक्षार्थी अक्सर जाल में फंस जाते हैं। तो इसे कैसे सुलझाएं? करण तत्पुरुष का से एक साधन, टूल या जुड़ाव को दर्शाता है। यह वो माध्यम है जिसके जरिए काम हो रहा है। मतलब जैसे तुलसीकृत में तुलसीदास जी वो माध्यम हैं जिनके द्वारा रचना की गई है। यहाँ कोई अलगाव नहीं है बल्कि जुड़ाव है। एकदम सटीक। इसके विपरीत अपादान तत्पुरुष का से हमेशा अलगाव, दूरी या किसी चीज की कमी को दर्शाता है। अलग होने का भाग। हाँ, उदाहरण के लिए धनहीन, इसका मतलब है धन से हीन। यहाँ व्यक्ति और धन के बीच एक अलगाव हो गया है, एक दूरी बन गई है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला। बिल्कुल। जब भी किसी शब्द को तोड़ने पर ऐसा महसूस हो कि कोई चीज किसी दूसरी चीज से दूर जा रही है या टूट रही है, तो वह अपादान होगा। और अगर वो जुड़ रही है या साधन बन रही है तो वो करण होगा। हाँ, यह एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है जो एक अंक बचा भी सकता है और गवा भी सकता है। बेहतरीन। ये लॉजिक बहुत स्पष्ट है। जुड़ाव बनाम अलगाव। अगर साधन की बात हो रही है तो करण, और अगर दूरी बन रही है तो अपादान। एकदम। चलिए अब जादू की दुनिया में चलते हैं। अगली स्लाइड है कर्मधारय समास के बारे में। ये समास पूरी तरह से विशेषता बताने यानी एडजेक्टिव और नाउन के कॉम्बो पर निर्भर है। तारीफों का समास। हाँ, इसके पहचानने के जादुई शब्द बताए गए हैं, है जो या के समान। स्लाइड में एक व्यक्ति एक चमचमाते कमल के दर्पण को पकड़े हुए है। विजुअल्स काफी सोच समझकर बनाए गए हैं। बिल्कुल। उदाहरण है चरण कमल
मतलब कमल के समान चरण। महात्मा मतलब महान है जो आत्मा। नील गगन यानी नीला है जो गगन। यहाँ तो पूरा ध्यान तारीफ करने पर है। अगर भाषा की सुंदरता के नजरिए से देखा जाए तो कर्मधारय समास वो उपकरण है जो वाक्य को रंगीन और प्रभावशाली बनाता है। इसमें हमेशा दो चीजें होती हैं। एक जिसकी तुलना की जा रही है, जिसे व्याकरण में विशेष्य कहते हैं, और दूसरा जिससे तुलना की जा रही है या जो खूबी बताई जा रही है, जिसे विशेषण कहते हैं। इसे अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो विशेषण वो है जो तारीफ कर रहा है और विशेष्य वो हीरो है जिसकी तारीफ हो रही है। बिल्कुल सही। जैसे नील गगन में नीला रंग तारीफ है और गगन हमारा हीरो है। जब गगन कहा जाता है तो वो सिर्फ आसमान है, लेकिन नील गगन कहते ही एक स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आ जाती है। बहुत ही शानदार उदाहरण। इसी तरह चरण कमल में चरणों को कमल की कोमलता और पवित्रता के समान बताया जा रहा है। एक काव्यात्मक फील है इसमें। हाँ, ये एक काव्यात्मक समास है। जब भी विग्रह करने पर बीच में है जो या के समान शब्द डालने की जरूरत महसूस हो तो बिना किसी संकोच के ये मान लेना चाहिए कि ये कर्मधारय समास है। पहचानना बहुत आसान है। हाँ, क्योंकि एक शब्द हमेशा दूसरे की विशेषता बता रहा होता है। यानी जहां भी तारीफ हो रही हो या कोई खूबी बताई जा रही हो, वहां कर्मधारय समास मौजूद है। अब आते हैं सबसे गणितीय समास पर, द्विगु समास। ये सबका फेवरेट होता है। हाँ, स्लाइड में बड़े बड़े 3D नंबर्स उठ रहे हैं। नियम कहता है पहला पद संख्यावाचक होता है और ये एक समूह या समाहार को दर्शाता है। मतलब एक ग्रुप। उदाहरण कितने स्पष्ट हैं। चौराहा यानी 4 राहों का समूह, त्रिकोण यानी 3 कोणों का समाहार, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। ये तो बिल्कुल मुफ्त के नंबर लग रहे हैं, बस गिनती देखिए और उत्तर टिक कर दिया। ये दिखने में जितना आसान है, ये उतना ही सटीक भी है। द्विगु समास की पहचान ही यही है कि उसका पहला हिस्सा हमेशा एक संख्या या डिजिट होगा जो गिनती बताएगा। नाम में ही द्वि है। बिल्कुल, द्विगु शब्द में खुद द्वि का मतलब 2 होता है, तो ये अपने नाम में ही अपनी परिभाषा समेटे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है जो अक्सर जल्दबाजी में नजरअंदाज हो जाती है। वो क्या? वह संख्या केवल गिनती के लिए नहीं होती, बल्कि वह एक समूह या कलेक्शन का बोध कराती है। मतलब सिर्फ संख्या होना काफी नहीं है, उस संख्या से एक पूरा ग्रुप बनना चाहिए। बिल्कुल, सप्ताह केवल 7 दिन अलग अलग नहीं है, वो उन 7 दिनों का एक ठोस समूह है। चौराहा केवल 4 रास्ते नहीं है, बल्कि वो बिंदु है जहां वे 4 रास्ते एक साथ एक समूह में मिलते हैं। तो समूह का भाव होना द्विगु समास की आत्मा है। एकदम सही। समूह का भाव ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब बारी है तराजू के संतुलन की। अगली स्लाइड द्वंद्व समास पर है। यहाँ तराजू वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, यहाँ एक व्यक्ति एक तराजू पकड़े हुए हैं जिसके दोनों पल्ले एकदम बराबर हैं। नियम है दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें शब्दों के बीच एक योजक चिन्ह यानी डैश लगा होता है और जब इसका विग्रह करते हैं तो और अथवा या निकलता है। उदाहरण देखिए, माता पिता मतलब माता और पिता, पाप पुण्य मतलब पाप और पुण्य, खट्टा मीठा यानी खट्टा और मीठा। ये तराजू वाला कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है। तराजू का प्रतीक ये बताने के लिए है कि इस समास में कोई भी पद दूसरे से कम या ज्यादा नहीं है। दोनों का वजन, दोनों का महत्व एकदम बराबर है। दोनों बॉस हैं। हाँ। अभी तक जितने समास देखे गए उनमें या तो पहला पद बॉस था या दूसरा, लेकिन द्वंद्व समास एक लोकतांत्रिक समास है। द्वंद्व का अर्थ ही होता है मुकाबला या जोड़ा। तो जब माता पिता कहा जाता है तो दोनों का महत्व समान है। बिल्कुल, यानी व्याकरणिक रूप से जब 2 बराबर के शब्दों को साथ लाना होता है तो उनके बीच से और या को हटाकर एक छोटा सा डैश या योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। सही। और ये खास बात ये भी दिख रही है कि ये शब्द अक्सर एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे पाप पुण्य या दिन रात। ये एक बहुत अच्छी पहचान है। जब भी 2 ऐसे शब्द दिखें जो एक दूसरे को टक्कर दे रहे हों, दोनों बराबर के हों और विग्रह करने पर उनके बीच और आता हो, तो वो निश्चित रूप से द्वंद्व समास होगा। यहाँ कोई एक पर दूसरे पर हावी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। लोकतांत्रिक समास, ये शब्द वाकई इसके स्वभाव को सही ठहराता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरे प्रेजेंटेशन के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, परीक्षा का सबसे बड़ा कंफ्यूजन, द्विगु बनाम बहुव्रीहि। इस महामुकाबले की स्लाइड में एक तरफ 10 लिखा है और दूसरी तरफ रावण की तस्वीर है और बीच में बिजली कड़क रही है। बहुत ड्रामेटिक है। शब्द है दशानन। अब अगर पुराना नियम लगाया जाए
तो दश मतलब 10, ये तो द्विगु समास होना चाहिए। गिनती दिख रही है। लेकिन अगर देवी देवता या राक्षस का नाम है तो संख्या नहीं बहुव्रीहि चुनिए। यही गेम चेंजर है। इसलिए 10 सिरों की गिनती के बजाय रावण, जो कि एक विशिष्ट व्यक्ति या वीआईपी हैं, वाला बहुव्रीहि समास विजयी घोषित किया गया है। ये कैसे हो गया? संख्या हार कैसे गई? ये वास्तव में पूरे समास विज्ञान का सबसे दिलचस्प मोड़ है। बहुव्रीहि समास की प्रकृति ही ये है कि इसमें न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा। तो कौन प्रधान होता है? बल्कि ये दोनों मिलकर किसी तीसरे ही अर्थ की ओर इशारा करते हैं। जब दशानन कहा जाता है तो बात किसी ऐसे रैंडम व्यक्ति की नहीं हो रही है जिसके 10 सिर हैं। अच्छा। बात एक विशिष्ट ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र रावण की हो रही है। भाषा में रूढ़िवाद होता है जहां कुछ शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए फिक्स हो जाते हैं। मतलब जब कोई शब्द किसी खास व्यक्ति के लिए रिजर्व हो जाए तो उसके अंदर के सारे व्याकरणिक नियम उस तीसरे अर्थ के सामने छोटे पड़ जाते हैं। परीक्षा लेने वाले भी यही देखना चाहते हैं कि क्या सिर्फ नियमों को रटा गया है या शब्द की गहराई को भी समझा गया है। कोई और उदाहरण? उदाहरण के लिए चतुर्भुज शब्द, इसमें 4 है जो कि एक संख्या है, लेकिन इसका अर्थ 4 भुजाओं वाली कोई भी आकृति होने से पहले भगवान विष्णु से जुड़ता है। तो वीआईपी रूल काम आता है यहाँ? हाँ, जब भी कोई शब्द, चाहे उसमें संख्या हो या कोई और विशेषता, किसी भगवान, देवी देवता या किसी विशेष पौराणिक चरित्र जैसे लंबोदर, नीलकंठ या गजानन की ओर इशारा करे तो वो सामान्य नियम को तोड़कर एक वीआईपी दर्जा प्राप्त कर लेता है। और ऐसे में वो हमेशा बहुव्रीहि समास ही होगा। बिल्कुल, बहुव्रीहि हमेशा सभी अन्य समासों पर भारी पड़ता है। यानी जहां वीआईपी एंट्री हो जाए वहां बाकी सारे नियम साइड में। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये। अब इस पूरी जानकारी को दिमाग में लॉक करने का समय आ गया है। रिवीजन बहुत जरूरी है। स्लाइड में एक नजर में सब्याद नाम से एक क्विक रिवीजन टेबल दी गई है। चलिए इसे तेजी से दोहराते हैं। चलिए, अव्ययी भाव का मतलब है उपसर्ग का सुरक्षा कवच, जैसे प्रति या यथा। तत्पुरुष का मतलब है जासूसी और छिपे हुए कारक चिन्ह, जैसे को, से, का। बिल्कुल। कर्मधारय का मतलब है विशेषता और तारीफ, जैसे है जो या के समान। द्विगु का मतलब है पहला पद संख्या जो समूह बताए। और द्वंद्व? द्वंद्व का मतलब है तराजू, योजक चिन्ह और जोड़े। और अंत में बहुव्रीहि का मतलब है कोई भगवान, तीसरा अर्थ या कोई वीआईपी। ये टेबल वास्तव में पूरे गहन अध्ययन का सार है। एकदम। अगर कोई परीक्षा से ठीक 5 मिनट पहले भी सिर्फ इस टेबल को देख ले तो दिमाग में पूरी रूपरेखा स्पष्ट हो जाएगी। जानकारी को अगर सही तरीके से संयोजित किया जाए तो वो रटने का विषय नहीं रहती, बल्कि एक तर्क बन जाती है। एक क्यू चैलेंज दिया है जिसमें पिछले वर्षों के प्रश्न हैं लेवल 1 और लेवल 2। ये सबसे अच्छा तरीका है कॉन्फिडेंस चेक करने का। चलिए एक क्विज मास्टर की तरह खेलते हैं और देखते हैं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे फंसाते हैं। पहला प्रश्न यूपी टेट 2018 से है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शंस है तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव या द्वंद्व। परीक्षा हॉल के दबाव में अक्सर शब्द का पहला हिस्सा नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर अपडेट वाला नियम याद रहे तो यथा देखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। यथा एक उपसर्ग है। हाँ, एक अव्यय है, इसलिए बिना किसी संदेह के इसका उत्तर अव्ययी भाव होगा। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शंस में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों हैं। यहाँ 4 संख्या है। अब तुरंत ये चेक करना है कि क्या ये कोई वीआईपी है। क्या चौराहा किसी भगवान या राक्षस का नाम है? नहीं, ये सिर्फ 4 रास्तों का समूह है, इसलिए बहुव्रीहि का नियम यहाँ नहीं लगेगा और ये सीधा द्विगु समास होगा। ये तो लेवल 1 के प्रश्न थे जहाँ सीधे नियम लागू होते हैं। अब लेवल 2 पर आते हैं जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं, जहाँ असली खेल शुरू होता है। ये मजेदार होने वाला है। तीसरा प्रश्न दशानन में कौन सा समास है? यहाँ फिर से ऑप्शन में द्विगु भी है और बहुव्रीहि भी। यही वो जाल है जो परीक्षक बिछाते हैं। जो छात्र सिर्फ संख्या मतलब द्विगु रट कर जाते हैं वो तुरंत द्विगु पर टिक कर देंगे। लेकिन हमारा रूल कुछ और कहता है। हाँ, हमारा वीआईपी रूल कहता है कि दशानन मतलब रावण, यह एक पौराणिक चरित्र है, इसलिए संख्या यहाँ हार जाएगी और ये बहुव्रीहि समास होगा। और चौथा प्रश्न सबसे ट्रिकी है जो कई बार अच्छे-अच्छों को कंफ्यूज कर देता है। प्रश्न है रोगग्रस्त में समास है। ऑप्शंस हैं कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष या अपदान तत्पुरुष। यहाँ तत्पुरुष के उपभेदों की गहराई में जाना होगा। रोगग्रस्त का अगर विग्रह किया जाए तो वो होगा रोग से ग्रस्त।
यहां से आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये अपादान वाला से है या करण वाला से। यहाँ वो जुड़ाव बनाम अलगाव वाला नियम काम आएगा। मतलब ये देखना होगा कि रोग पास आ रहा है या दूर जा रहा है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति रोग से ग्रस्त है तो वो रोग से जुड़ा हुआ है, वो उससे प्रभावित है। यहाँ अलगाव नहीं हो रहा, बल्कि रोग एक माध्यम बन गया है उस व्यक्ति की वर्तमान स्थिति का। इसलिए ये निश्चित रूप से जुड़ाव वाला करण तत्पुरुष होगा। एकदम सही। और अगर परीक्षा में रोग मुक्त आ जाता तब क्या होता? तब स्थिति बिल्कुल उलट जाती। रोग मुक्त का मतलब है रोग से मुक्त होना। यहाँ दूरी बन रही है। हाँ, यहाँ व्यक्ति और रोग के बीच अलगाव हो रहा है, दूरी बन रही है। ऐसे में ये अलगाव वाला अपदान तत्पुरुष बन जाता। यही वो विश्लेषणात्मक सोच है जो परीक्षा में एक आम छात्र को एक टॉपर से अलग करती है। वाह, रोगग्रस्त में करण और रोग मुक्त में अपादान। ये एक ऐसा बारीक पॉइंट है जहां सारा खेल बदल सकता है, लेकिन अब ये शीशे की तरह साफ है। बिल्कुल साफ है।